नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से अभ्यास सीरीज़ के अंदर। अभ्यास सीरीज़ में हम सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू PYQ MCQs। तो अभ्यास सीरीज़ का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का हम चैप्टर 14 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 15 को भी कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 15 हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इंडियन पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। पार्लियामेंट 3 पार्ट्स में लेकर आए थे। पार्ट 1 लोकसभा, पार्ट 2 राज्यसभा, पार्ट 3 जिसमें बजट, बिल और फंड्स के हम 50 PYQs करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज़ टू मीट इन अ ईयर। बोल रखा है एक साल के अंदर पार्लियामेंट कितने टाइम मीट करेगी, मिनिमम कितनी बार। देखो आर्टिकल 85 में ये बोल रखा है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक साल में कम से कम आपको 2 टाइम तो मीट करनी पड़ेगी, 2 बार तो सेशन करना ही पड़ेगा। तो देखिए ट्वाइस, ठीक है, फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के किसी दोनों में से किसी हाउस के मेंबर नहीं होते। सेकंड, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस को रखते हैं, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट अगर आर्टिकल आपने 79 पढ़ा हुआ, आर्टिकल 79 में बोल रखा है कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट हमारे इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट के। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, इसका आंसर मैंने आपको राज्यसभा और लोकसभा के वीडियोस के अंदर देख रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अभी बताया था आर्टिकल 79 लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, अभी बताया था लोकसभा और राज्यसभा, मतलब ऑल द 4। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबरशिप मे बी टर्मिनेटेड इफ ही रिमेन एबसेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग टू रिस्पेक्टिव हाउस फॉर द टर्म ऑफ। देखिए कोई एक मेंबर है, ठीक है, और वो अपनी मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर रहा या एबसेंट है लगातार कितने दिन के लिए, 60 डेज़ के लिए, बिना परमिशन के। देखो मेंबर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बिना परमिशन के 60 डेज तक एबसेंट रहेगा तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। तो कितना होगा, 60 डेज। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील विद द प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 105। आर्टिकल 105, अगर मैं यहाँ पर पार्लियामेंट को काट दूँ और यहाँ पर लिख दूँ स्टेट लेजिस्लेचर, अब पढ़ना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील विद द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 194। आर्टिकल 194, जो मेंबर्स हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनकी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ हमारे आर्टिकल 194 के अंदर मेंशन है। ठीक, अब 117 आर्टिकल फाइनेंशियल बिल से डील करता है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस टू द बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा। देखो जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो तो पीपल्स के द्वारा होते हैं, डायरेक्टली जो पीपल्स होते हैं जिनकी 18 एज, है ना, ऐसे इंडियन जिनकी एज 18 से अबव है वो हमारे डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक, राज्यसभा का इलेक्शंस कैसे किया जाता है, राज्यसभा का लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में से इलेक्शंस किए जाते हैं राज्यसभा के लिए, कौन सा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इनडायरेक्ट इलेक्शंस राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस है और लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस है। ठीक है, तो क्या आया, ध्यान रखना, राज्यसभा के लिए ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या, और लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्या बोलते हैं, अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। अब देखो तो क्या आ गया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट तो लोकसभा के साथ डील ही नहीं करता, तो ये तो गलत हो गया, पार्लियामेंट ये भी गलत हो गया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती राज्यसभा के इलेक्शंस में। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो हमारा 7th का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीकर कैन ask a member of the house to stop the speaking and let another member speaks. This phenomenon is known as yielding the floor. इसको क्या बोलते हैं, yielding the floor कहते हैं। देखो मान के चलो मैं स्पीकर हूँ और एक व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति बोल रहा है स्पीकर के सामने, मतलब मेरे सामने हाउस में बोल रहा है।
हाउस में बोल रहा है, अब मैं बोलूँगा भाई तुम 2 मिनट के लिए रुको, तुम पानी पानी पियो, तुम रुको। और दूसरे मेंबर को बोल दूँगा, तो किसी दूसरे मेंबर को बोलूँगा कि तुम रुको, तुम बोलो। इसको बोलूँगा कि तुम अपनी स्पीक है उसको रोको, और दूसरे मेंबर को बोलूँगा हाँ भाई तुम बोलो। ठीक है, उसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। और क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल किस में है? शेड्यूल 10th के अंदर। आपने 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़े होंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, एक 52nd, एक 91st। तो जब एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ाऊँगा, जब बताऊँगा आपको क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। देखो शेड्यूल 7 के अंदर, शेड्यूल 7 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है किसके फॉर्म में? लिस्ट के फॉर्म में। कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है। कौन सी? यूनियन लिस्ट जिसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 97। फिर आता है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 66। फिर आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 47। अब देखो यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। ध्यान रखना, ऐसे 5 आर्टिकल्स हैं, ऐसे 5 आर्टिकल्स हैं जो हमारे पार्लियामेंट को पावर देते हैं, ऑथराइज करते हैं कि आप स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे अपना लॉ बना सकते हो, कानून बना सकते हो, लेजिस्लेट कर सकते हो। तो कौन से आर्टिकल्स हैं एक एक करके पढ़ते हैं। देखो जो फर्स्ट है वो है हमारा 249। 249 क्या कहता है? 249 राज्यसभा के द्वारा एक रिसोल्यूशन को पास किया जाएगा 2/3 मेजोरिटी से। राज्यसभा के द्वारा एक रिसोल्यूशन को पास किया जाएगा 2/3 मेजोरिटी से, और हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर कर देगा, पार्लियामेंट को ऑथराइज दे देगा, पार्लियामेंट को अधिकार दे देगा कि आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट्स पे, किसी भी स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे आप लॉ बना सकते हो। ठीक है, किसके इंटरेस्ट में? ध्यान रखना, इन नेशनल इंटरेस्ट पे। नेशनल इंटरेस्ट के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 249 ये स्पेशल पावर है किसकी? राज्यसभा की। ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। देखो मैंने राज्यसभा ये वाली चीज़ मैंने कवर कर रखी है अपने राज्यसभा वाले चैप्टर में, है ना, तो आप एक बार जाके देख सकते हो। फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारा आर्टिकल 250। अच्छा एक और चीज़, राज्यसभा 249 ना, 249 के अंदर देखो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, कितने दिनों के लिए वो वैलिड रहेगा? कितने दिनों के लिए वो वैलिड रहेगा? तो 1 साल के लिए। ध्यान रखना, वो ओनली 1 साल के लिए जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया है वो कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? ओनली 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब आर्टिकल करते हैं हम 250। 250 में क्या बोलते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी जब चैप्टर आएगा तो मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा नेशनल इमरजेंसी के बारे में, कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगती है, क्या उसका बैकग्राउंड होता है, सब कुछ हम करेंगे, कवर करेंगे। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे आर्टिकल 250 में बोल रखा है नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी स्टेट लिस्ट के, ठीक है, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। कब? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक, तो अब देखो यहाँ से नेशनल इमरजेंसी स्टार्ट हुई और यहाँ पर आगे ख़त्म हुई, यहाँ पर आगे ख़त्म हुई। फिर कितने साल तक, मतलब सॉरी कितने टाइम पीरियड तक, कितने साल तक, कितने मंथ तक, कितने दिन तक जो लॉ बनाया है, लेजिस्लेट बनाई है पार्लियामेंट के द्वारा, कितने साल तक वो ऑपरेट रहेगा, कितने दिन तक वो वैलिड रहेगा? तो वैलिड रहेगा वो 1 मंथ तक। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। फिर समझो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है वो हमारे जैसे नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होगी, नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद 6 मंथ तक वो वैलिड रहेगा, ऑपरेशन में रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आता है हमारा आर्टिकल 252। 252 में क्या है? दो से ज़्यादा स्टेट्स पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना दे, तो ये होता है 252। अब आता है हमारा आर्टिकल 253। देखो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट हमारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। क्या? अच्छा, जब वो ऐसा कानून बनाएगा, जब पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे लॉ बनाए जाएंगे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, तो स्टेट से परमिशन लेने की या फिर कंसल्ट करने की आवश्यकता है? तो आंसर है नहीं। पार्लियामेंट स्टेट की बिना कंसल्ट के
लेजिस्लेट मतलब लॉ बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। 253। लास्ट आखिरी कौन सा आता है, लास्ट है 357। तो 357 में बोल रखा है जो हमारा 356 ऑपरेशन में होगा। 356 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल। जब आर्टिकल 357 में बोल रखा है कि जब प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा तो हमारा पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। आर्टिकल 357। तो क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। एक बार फिर से बताऊँ तो कौन सा आर्टिकल है, 249, 250, 252, 253 एंड 357। ठीक है, तो देखिए टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल है, 253। बाय कंसर्ट ऑफ द स्टेट्स बिल्कुल सही है, 252। वैन प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बिल्कुल सही है। कौन से दो आर्टिकल एमरजेंसी बोल रखे हैं ना, 250 और 357। इन नेशनल इंटरेस्ट आफ्टर रिसोल्यूशन पास बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स विद 2/3 मेजोरिटी। कौन सा आर्टिकल है, 249, मतलब 1 2 3 4 ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट अनलेस, देखो प्रेसिडेंट से कोई लेन देना है नहीं, ध्यान रखना। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड, राज्यसभा पास अ रिसोल्यूशन दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू इन द नेशनल इंटरेस्ट। कौन सा आर्टिकल है, 249। थर्ड, द स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइड दैट द लेजिस्लेशन इज नेसेसरी, नहीं, ठीक है, गलत हो गया। देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल है, 250। तो इसका आंसर है 2 एंड 4, 2 एंड 4, 10th का डी। अब करते हैं 11। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन नेशनल ट्रीटी। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है ये हमारा 253। मैंने क्या बताया था कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, कानून बना सकता है किसी भी स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। स्टेट जो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ट्रीटीज़ विदाउट कंसल्ट ऑफ एनी स्टेट। स्टेट से कंसल्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 11th का डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर विल बी एनेबल द अडॉप्शन ऑफ द मनी बिल डेट वाज वंस पास्ड बाय द लोकसभा बट बाय अमेंड बाय द राज्यसभा। देखो आपने मनी बिल के बारे में पूरा पढ़ा होगा। आर्टिकल 109 के अंदर, आर्टिकल 109 के अंदर मनी बिल के प्रोसीजर के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से मनी बिल को पास किया जाएगा। वो पूरा प्रोसीजर हमारे आर्टिकल 109 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 110 के अंदर, आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल को डिफाइन किया हुआ है। ठीक, तो मुझे पता है कि आपने मनी बिल के बारे में पूरा पढ़ लिया होगा। तो देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी एनेबल द अडॉप्शन ऑफ द मनी बिल डेट बाय वंस पास बाय द लोकसभा बट बाय अमेंड बाय द राज्यसभा। अब देखो राज्यसभा के द्वारा कोई भी रिकमेंडेशन दिया गया है, राज्यसभा के द्वारा कोई भी रिकमेंडेशन दिया गया है, तब लोकसभा बाउंड नहीं है। लोकसभा के जो राज्यसभा के द्वारा जो रिकमेंड दिया है लोकसभा के ऊपर वो बाउंड नहीं है। लोकसभा तो चाहे तो उसको अमेंड भी मतलब एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। राज्यसभा के दिया गया हुए रिकमेंडेशन को लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास इफ द लोकसभा पास इट अगेन आइदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इट्स रिजेक्टिंग अमेंडमेंट। 12th का डी। क्वेश्चन नंबर 13, 0 आवर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो 0 आवर पहला क्वेश्चन आवर होता है। जब भी पार्लियामेंट सेशन होगी तो फर्स्ट जो सीटिंग होगी वो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन आवर के डायरेक्टली उसके डायरेक्ट हमारा 0 आवर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन आवर के बाद इमीडिएटली हमारा 0 आवर स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारी इंडिया की उपज है। हमने किसी कंट्री से भी इसको बोरो नहीं किया, किसी कंट्री से हमने अडॉप्ट नहीं कर रखा। ये 1962 में अडॉप्ट किया गया था। तो 0 आवर किसका है, खुद इंडिया की देन है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, नहीं। आर्टिकल 109 के अंदर बोल रखा है जो मनी बिल ओनली कहाँ पर पास होगा, सॉरी कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, ओनली इन लोकसभा में। ठीक है, आर्टिकल 109 के अंदर ही मेंशन है मनी बिल ओनली लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा। किसके द्वारा किया जाएगा, ओनली बाय मिनिस्टर, ये भी ध्यान रखना, मिनिस्टर के द्वारा, मेंबर के द्वारा नहीं, ओनली बाय मिनिस्टर। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, आउदर हाउस नहीं, ओनली लोकसभा। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, नहीं, ये भी गलत हो गया। अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। 14 का डी। क्वेश्चन 15, अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द राज्यसभा।
आल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज। ध्यान रखना 14 डेज। मनी बिल के बारे में आपने पूरा पढ़ रखा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ या मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं मनी बिल को लेके पूरा एक वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ बिल इज रेफर टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाय, देखो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग हमारे आर्टिकल 108 के अंदर है। जॉइंट सिटिंग हमारे 108 के अंदर मेंशन है। और कहाँ से ली गई है, मतलब जो जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, वो लिया गया हमारे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 चीज़ ले रखी है, एक तो कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तीसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ ले रखी है, जॉइंट सिटिंग, दूसरा कंकरेंट लिस्ट, तीसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। तो देखो जब भी जॉइंट सिटिंग होगी, अच्छा जॉइंट सिटिंग किसके लिए होगी, OF के लिए। OF मतलब ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। कहने का मतलब ये है मनी बिल के लिए जॉइंट सेटिंग नहीं की जा सकती और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी जॉइंट सेटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। वाई द सिंपल मेजोरिटी, किसके द्वारा पास होगा, अगर जॉइंट सिटिंग के अंदर बिल को किस मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। अच्छा किसके रूल ऑफ प्रोसीजर किसके यूज़ होंगे, लोकसभा के यूज़ होंगे। कौन प्रिसाइड करेगा, पहले स्पीकर, फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर, फिर उसके बाद डिप्टी चेयरमैन। ध्यान रखना जॉइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड करेंगे सबसे पहले स्पीकर करेंगे, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन नहीं कर सकते, चेयरमैन नहीं कर सकते। कारण यह है कि जो चेयरमैन है वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और जो चेयरमैन जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे मेंबर नहीं होते, नॉट मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, इसलिए जॉइंट सिटी को प्रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। देखो जॉइंट सिटिंग को लेकर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बना हुआ है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो जॉइंट सिटिंग को लेकर, है ना। जब उसमें जाओगे चैनल में जाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटी शॉर्ट्स, इंडियन पॉलिटी शॉर्ट्स, तो उसमें आप जाके देख लेना, जॉइंट सिटिंग के बारे में मैंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी मैंने बताया था स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर उसके बाद डिप्टी चेयरमैन नहीं कर सकते, तो क्या है इनका, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसर्न, ठीक है, फॉर द इलेक्शन। देखो मैंने बताया जॉइंट सेशन किस किस के लिए किया जा सकता है, ओनली OF के लिए। OF मतलब ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के लिए जॉइंट सेशन को बुलाया जा सकता है। फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं, फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट नहीं। थर्ड क्या है, टू पास अ बिल रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं बुलाया जा सकता और मनी बिल के लिए नहीं किया जा सकता। टू डिस्कस एंड द पास द अ बिल वेयर द बोथ हाउस हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन, ये बिल्कुल सही है। ये कौन सा है, ये ऑर्डिनरी बिल का पार्ट है ना। तो 18 का D। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 108 में। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। फर्स्ट जॉइंट सिटिंग, अच्छा जॉइंट सिटिंग कितनी बार जॉइंट सिटिंग कर रखी है, 3 बार जॉइंट सिटिंग हो रखी है। ध्यान रखना अभी तक के हिस्ट्री में 3 बार जॉइंट सिटिंग को बुलाया गया। पहला कौन सा था, डाउरी प्रोहिबिशन बिल, डाउरी प्रोविजन बिल 1961 में। पहली जॉइंट सिटिंग कब किसके लिए बुलाई गई थी, किसके अगेंस्ट बुलाई गई थी, डाउरी प्रोविजन बिल 1961 में। सेकंड बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, कब, 1977 में, ठीक है, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 में। और तीसरी बार कौन सी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 के अंदर, ठीक। पहला जॉइंट सिटिंग 3 बार बुला रखे हैं, कौन सा था, डाउरी प्रोविजन बिल 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। 3 बार जॉइंट सिटिंग की गई है। तो देखो जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड द लोकसभा एंड द राज्यसभा वाज हेल्ड इन 1961, बिल्कुल सही है। कौन सा था, डाउरी प्रोविजन बिल, है ना। द सेकंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड टू बी पास नेशनल सर्विस कमीशन बिल, बिल्कुल सही है। कौन सा था,
1977। ठीक, तो इसके तीनों आंसर सही है, 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट joint meeting of the both houses of the Indian Parliament was held in connection with, मैंने अभी बताया था, Dowry Provision Bill 1961। Question number 21, a deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha call for a joint sitting of the Parliament during the passage of, मैंने बताया था joint sitting किस किस के लिए बुलाई जा सकती है, OF के लिए, है ना, OFAC, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, माफ़ करना। जॉइंट सिटिंग किस किस के लिए बुलाई जा सकती है, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के लिए। देखो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बिल्कुल सही है, मनी बिल के लिए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल के लिए नहीं, तो ये ओनली 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, अ लेजिस्लेटिव बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अ लेजिस्लेटिव बिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव बिल बताओ किस में पास हो सकता है। तो अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, लोकसभा के अंदर ऐसे कौन से बिल हैं लोकसभा के अंदर ही पास होंगे, सॉरी, ऐसे कौन से बिल हैं जो लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होंगे, तो कौन से, एक हमारा मनी बिल और एक हमारा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। ध्यान रखें, ये दो बिल ऐसे हैं जो लोकसभा के अंदर पहले इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो लेजिस्लेटिव बिल आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 23, हु हैज़ द राइट टू इशू द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो तीन तरह के फंड दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 266 कौन सा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, 267 कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको पैसे निकालने हैं, पैसे विड्रॉल करने हैं, तो आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। किसकी, पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। आर्टिकल 114 में बोल रखा है, आर्टिकल 114 में बोल रखा है, जब तक अप्रोप्रिएशन बिल को पास नहीं किया जाता पार्लियामेंट के द्वारा, जब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाले जा सकते। मतलब फिर से समझो, आर्टिकल 114 के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल दे रखा है, इसमें यह बोल रखा है पार्लियामेंट के द्वारा अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाएगा जब ही आप मनी को विड्रॉल कर सकते हो, किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों में पार्लियामेंट्री अप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों से अगर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से या कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आपको पैसे निकालने हैं, मनी को विड्रॉल करना है, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस की ऑपरेट किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट किए जाते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो देखो राइट टू इशू मनी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, कैसे, नॉन ऑफ अबव, क्यों, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा जब ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया था 267, ठीक, 266 में कौन सा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266। 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन से एक्सपेंडिचर हैं, मतलब किस किस की सैलरी और अलाउंस मेंशन है। तो देखो किस किस की है, प्रेसिडेंट की, ठीक है, फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की, फिर यूपीएससी की, फिर कैग, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ जाते हैं इसके अंदर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। अब देखो एक छोटी सी चीज़ है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन मिलती है, हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन मिलती है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी मिलती है, हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी मिलती है वो हमारे पैसे कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से विड्रॉल होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ध्यान, हाई कोर्ट के जज की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो देखो सैलरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, सैलरी अलाउंस ऑफ द कैग ऑडिटर जनरल सही है, सैलरी अलाउंस ऑफ पीएम की नहीं है, ध्यान रखना पीएम की नहीं है, यूपीएससी की बिल्कुल है। तो इसका आंसर है 25 का सी। 26,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? ठीक है, प्रेसिडेंट की बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है। किस किस की? फिर से बता रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, यूपीएससी, कैग और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। पेंशन किसकी? हाई कोर्ट के जजेस की कौंसिल फंड ऑफ इंडिया से चार्ज करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है लेकिन किसके फॉर्म में? चेयरमैन के फॉर्म में आता है ना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट शब्द जो टर्म है उसको मेंशन नहीं किया बल्कि चेयरमैन यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, मैंने क्या बताया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको मनी निकालना है, पैसे को, फंड को विड्रॉल करना है, तो हमारे प्रेसिडेंट की, सॉरी, पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता है। किसकी? पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता है। पार्लियामेंट के द्वारा अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा, उसके बाद फंड को विड्रॉल किया जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो सेकंड है 27 का बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 30, with reference to the union government, consider the following statement. First, Department of Revenue is responsible for the preparation of the union budget that is presented to the parliament. देखो, हमारे इंडिया के अंदर बजट टर्म यूज ही नहीं हुआ, ध्यान रखना। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट टर्म यूज ही नहीं किया। तो कौन सा टर्म यूज़ किया गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा? आर्टिकल 112। ठीक, अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा बजट को प्रिपेयर किया जाता है, तो आंसर है नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा बजट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, अगर मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट को प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड क्या बोल रखे हैं? नो अमाउंट कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। थर्ड, all the disbursement made from the public account also need the authorization from the Parliament of India? नहीं, पब्लिक अकाउंट एग्जीक्यूटिव एक्शन से, उनको पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, ये वाला गलत हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्यों? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो देखो सेकंड सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 110 के अंदर डिफाइंड है। 109 के अंदर क्या है? 109 के अंदर मनी बिल को किस तरीके से पास किया जाएगा, मनी बिल की प्रोसीजर हमारे 109 के अंदर मेंशन है। 111 में क्या है? 111 में असेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो असेंट दी जाती है ना, वो हमारे 111 के अंदर है। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, वीटो पावर दे रखी है। क्या दे रखी है? वीटो पावर दे रखी है, प्रेसिडेंट की वीटो पावर दे रखी है आर्टिकल 111 के अंदर। 32, who among the following decide whether the particular bill is money bill or not? देखो, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये हमारे डिसाइड करेंगे हमारे स्पीकर। ध्यान रखना, स्पीकर के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है, और इनका जो डिसीजन होगा, स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो एकदम से फाइनल होगा। ना आप उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते, ना पार्लियामेंट के अंदर चैलेंज किया जा सकता, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा यही डिसाइड करेंगे कि ये कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट? ठीक है, मनी बिल आपने पढ़ रखा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ रखा हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं मनी बिल को लेके एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? नहीं, 109 में क्या बोल रखा है कि मनी बिल ओनली लोकसभा के अंदर ही पास होगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस होगा मतलब। तो आइदर हाउस, पहला स्टेटमेंट गलत। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड द वेदर मनी बिल इज मनी बिल और नॉट। बिल्कुल सही है, अभी बताया था मैंने। राज्यसभा मस्ट रिटर्न अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड सेंड इट कंसिडरेशन विद इन 14 days। बिल्कुल सही है, नॉट करेक्ट बोला था तो पहले ही 33 का पहले ही आंसर निकल जाता है ना। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के पास कौन सी वीटो पावर नहीं है, तो लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया, ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के पास क्या अधिकार होगा कि वो असेंट दे दें, ठीक है, या फिर अपनी एब्सोल्यूट वीटो को यूज़ कर लें, या फिर अपनी पॉकेट वीटो को यूज़ कर लें। ठीक है, किसके अगेंस्ट? मनी बिल के अगेंस्ट। लेकिन अपनी सस्पेंशन वीटो को यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट मनी बिल। ठीक,
मतलब वापस से रिटर्न नहीं कर सकते रिकन्सिडर करने के लिए। क्वेश्चन 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ मनी बिल। ठीक है, रिगार्डिंग द टैक्सेस बिल्कुल सही है, प्रोविजन रिगार्डिंग बोरिंग है, प्रोविजन रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द कंसुलर एंड कॉन्टीजेंसी फंड बिल्कुल है, प्रोविजन फॉर द प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज ये नहीं है। ठीक है, आप एक बार आर्टिकल 110 को पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। उसके अंदर 6 या 7 कंडीशंस है कि अगर ये वाले प्रोविजंस है, अगर ये वाले प्रोविजंस अगर किसी बिल के अंदर सारी प्रोविजंस किसी बिल के अंदर सारी प्रोविजंस हैं या कोई एक प्रोविजन है तो उसको मनी बिल डिक्लेयर कर दिया जाता है ना। आर्टिकल 110 एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर द 110 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इम्पोजिशन, रेगुलेशन, अल्टरनेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी स्टेट बिल्कुल है, रेगुलेशन द बोरिंग ऑफ मनी ये भी है, अप्रोप्रिएशन द मनी आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया ये भी है, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया ये भी है। तो उसका आंसर क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, एक बार आर्टिकल 110 को पढ़ लीजिएगा या मुझे बता दो, आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं मनी बिल को लेके एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की बनेगी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। अभी बताया था मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ द एनुअल यूनियन बजट इज़ नॉट पास बाय द लोकसभा। ध्यान रखना, अगर बजट को पास नहीं किया गया, ठीक है, अगर लोकसभा के अंदर बजट पास नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो जो पार्टी है अपनी, जो गवर्नमेंट है वो अपनी मेजोरिटी को, कॉन्फिडेंस को लॉस कर चुकी है, तो प्रेसिडेंट अपने रिजिग्नेशन दे देते हैं, तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। तो 37 का डी, प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रिजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, डिसॉल्व कर दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। क्वेश्चन नंबर 38, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर। ध्यान रखो, बजट को पास करने से पहले, बजट को रिप्रेजेंट करने से पहले, ठीक है, पास करने से पहले एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, सॉरी एनुअल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। बजट को रिप्रेजेंट करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे को पास किया जाता है, रखा जाता है ना, बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर कमिंग ईयर। ठीक है, बिफोर, पहले, आफ्टर नहीं, पहले। क्वेश्चन नंबर 39, वोट एंड अकाउंट परमिट द यूनियन गवर्नमेंट टू। देखो, मान के चलो फरवरी के अंदर मैंने बजट को प्रेजेंट किया, अब इसको बजट को मतलब पास होने में कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, और मैंने मांगा है 600 रुपये मांगा है बजट के अंदर, मैंने मांगा है कि मेरे को पूरे 1 साल के लिए 600 रुपये चाहिए अपनी मिनिस्ट्रीज़ के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। अब देखो 2 मंथ है, 2 मंथ या 2 मंथ से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। अब गवर्नमेंट के पास फाइनेंस की कमी हो जाएगी, फाइनेंस को मतलब जो गवर्नमेंट है अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो देखो, जब तक बजट पास नहीं होता, जब तक कुछ अमाउंट जो बजट में रुपए जो मांगे गए हैं उसके कुछ अमाउंट पहले दे दिए जाते हैं। बजट के पास होने से पहले ही हमारे कुछ अमाउंट दे दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सके, अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सके। कितना अमाउंट देते हैं, 1/6 कितना देते हैं, जो बजट के अंदर जो डिमांड दी है, ठीक है, डिमांड फॉर द ग्रांट्स है, उसका 1/6 हिस्सा गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। इसी चीज़ को बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। क्या बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट। तो देखो कितने रुपए मिलेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 6, तो मतलब 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये क्या हो जाएगा, वोट ऑन अकाउंट हो जाएगा। देखो, गो फॉर द पब्लिक लोन नहीं, बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक नहीं, गिव ग्रांट इन एड्स नहीं, विड्रॉल मनी फ्रॉम द कॉन्सुलर फंड ऑफ इंडिया फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कितने स्पेसिफिक पीरियड, 2 मंथ्स। कितने कितने पैसे दिए जाएंगे, 1/6 डिमांड की, जो टोटल डिमांड जो ग्रांट है, टोटल डिमांड है बजट के अंदर, उसका 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वोट एंड अकाउंट इज मींट फॉर। ठीक है, वोट वोट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कैग नहीं, टू मीट द अनफंड एक्सपेंडिचर नहीं, अप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग पासिंग द बजट, ये सही है 40 का सी। क्वेश्चन 41, estimate of the expenditure are submitted to the parliament of the India in the form of demand for grants। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द फाइनेंस बिल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन। फाइनेंस बिल कहाँ पर पास होगा, मैंने क्या बताया था, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल हमेशा किस में पास होंगे, लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होंगे, पास होंगे। तो फाइनेंशियल बिल कहाँ पर होगा बताओ,
लोअर हाउस में। क्यों लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस को तो लोकसभा बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल हमारे लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होंगे, रिप्रेजेंट होंगे। 43 प्रायर सेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट ऑन। ध्यान रखना, ये चार ऐसे आर्टिकल्स हैं, मतलब चार ऐसे बिल्स हैं जो आर्टिकल के मेंशन है, जो कि बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर सेंशन चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। ठीक है, मतलब बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। कौन से हैं? आर्टिकल 3, कौन से हैं? आर्टिकल 3, 110, 117 और 275। ठीक है, देखो 3 के अंदर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, बिल्कुल सही है। इफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट का इंटरेस्ट, 275। ठीक। अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, ये भी आर्टिकल 3 है। मनी बिल 110 है। ठीक है, इन चार आर्टिकल्स को, इन चार बिल्स को, इन आर्टिकल्स के अंदर बिल दे रखा है, और इन बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द स्टेट क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर के अंदर तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड, अनस्टैंडर्ड और प्रायर नोटिस। स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर ओरली चाहिए। कैसा चाहिए हमें? ओरली आंसर मिलता है हमें। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड होते हैं, और ये वाले क्वेश्चंस किस कलर में प्रिंट होंगे? ध्यान रखना, ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर के अंदर ये क्वेश्चंस प्रिंट होंगे। तो देखिए, आंसर इज ओरल, गिवन ओरल, बिल्कुल सही है। रिटर्न के कौन से आंसर, कौन से क्वेश्चंस, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर रिटर्न में चाहिए होते हैं? वो है अनस्टैंडर्ड। कौन से? अनस्टैंडर्ड। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन आस्क, बिल्कुल सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, देखो फर्स्ट सही है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी आस्क किया जा सकता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क, नहीं। आंसर कैन बी डिस्कस्ड, नहीं। स्पीकर कंट्रोल आंसर, नहीं। तो क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड। तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड, अनस्टैंडर्ड और प्रायर नोटिस। अनस्टैंडर्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? अनस्टैंडर्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें रिटर्न में चाहिए। आंसर कैसे चाहिए? रिटर्न में चाहिए, पहले बात। दूसरा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते अनस्टैंडर्ड क्वेश्चंस में। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी फॉलोड, कैन नॉट बी आस्क्ड। और तीसरा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को जो पब्लिश किया जाएगा, है ना, वो कौन से कलर में लिखा जाएगा, कौन से कलर में प्रिंट होगा? वाइट कलर में। किस में? वाइट कलर में। क्वेश्चन नंबर 45, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर थ्रू एडजर्न मोशन, क्वेश्चन नंबर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ऑल ऑफ अबव। आपने पढ़ रखा होगा ना कि पार्लियामेंट हमारे एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है, कौन से कैसे? एडजर्न मोशन से, क्वेश्चन नंबर से, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से, नो कॉन्फिडेंस मोशन से, है ना, सेंसर से। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कब की थी? 1952 में। ध्यान रखना, 1952 में ही सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा को सेटअप किया गया था 1952 में, और 1952 में ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जो ऑफिस थी उसको भी क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, किसके द्वारा? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, है ना। जुडिशियल रिव्यू को मैंने बता रखा है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से ले रखा है, कहाँ से बोरो कर रखा है? तो यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, किसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन 48, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट्स, मोशन कैन बी मूव्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अ डिमांड, सच मोशन इज कॉल्ड कट मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी आर क्लासिफाई एज अ कट मोशन। तो कट मोशन होते हैं 3। कट मोशन कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं? 3 कैटेगरी में। कौन से? पॉलिसी, टोकन और इकॉनमी। पॉलिसी के अंदर कितने रुपए काटे जाते हैं? 1 रुपये से रिड्यूस की जाती है डिमांड को। टोकन से 100 रुपये से। ठीक है, और इकॉनमी को कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट से काटा जाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3, पॉलिसी, टोकन और इकॉनमिक। तो देखो, डिस्पोजल ऑफ पॉलिसी कॉस्ट, नहीं, इकॉनमी कट और टोकन कट, है ना। इसका मैंने वो नहीं लिखा, जो कोड्स होते हैं कोड्स नहीं लिखे मैंने, तो ध्यान रखना, इकॉनमी और टोकन। 49, इन द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम वोट एंड अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मैनी मंथ्स। मैंने बताया था वोट एंड अकाउंट कितने दिनों के लिए? 2 मंथ्स के लिए, 60 डेज़ के लिए। और कितना अमाउंट? 1/6 अमाउंट। तो 2 मंथ्स, कितना अमाउंट? 1/6।
50 इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज द जीरो ओवर। देखो जीरो ओवर मैंने बताया था क्वेश्चन ओवर के बाद डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है हमारा जीरो ओवर। तो क्या है द टाइम इमीडिएटली आफ्टर जीरो ओवर, 50 का ए। 51 देर आर यूजली 3 पार्लियामेंट्री सेशन इन इंडिया विज बजट सेशन, मानसून सेशन एंड समर और विंटर सेशन। ठीक है, 3 तरह के सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। आर्टिकल 85 में क्या था, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, है ना। आर्टिकल 85 मतलब 1 साल में 2 सेशन करने पड़ेंगे। 52 द गवर्नमेंट बिल मीन अ बिल इंट्रोड्यूस बाय किसके द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा। गवर्नमेंट बिल और 2 तरह के बिल होते हैं, एक गवर्नमेंट बिल एक प्राइवेट बिल। अगर मेंबर्स के द्वारा बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। अगर मिनिस्टर के द्वारा बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। तो किसके द्वारा, इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ से आएगा और इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी धन्यवाद।